हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की पोइट्री का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एन एग्ली रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे जी ने लिखा है। इसका अर्थ होता है कंट्री चर्चयार्ड मीन्स होता है देहात का कब्रिस्तान। रिटन मीन्स में लिखी हुई, एन एग्ली मीन्स एक शोक गीत, फ्रॉम मतलब से, अर्थात देहात के कब्रिस्तान में लिखी हुई एक शोक गीत से ये जो पोयम है आपकी वो ली गई है। तो थॉमस ग्रे जी एक बार क्या हुआ, एक कब्रिस्तान में बैठे हुए थे और वहाँ वो अपने पूर्वजों की कब्रों को देख रहे थे और उसे देखते हुए और सोच रहे थे, और उसी सोच में उन्होंने ये पोयम लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोयम को। The curfew tolls the knell of parting day, the loving heard, wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। थॉमस ग्रे जी कहते हैं कि जब पार्टिंग डे में शाम के समय, जब शाम के समय कर्फ्यू टूल्स गिरजा घर की घंटियाँ नल धीरे धीरे बजती हैं, मंद ध्वनि में बजती हैं, तब द लोविंग हियर, लोविंग रंभाते हुए, हियर मीन्स पशुओं का समूह, और तब रंभाते हुए पशुओं का समूह, बिंड मतलब हवा के काल्पनिक कदमों के साथ कदम मिलाकर, स्लोली धीरे धीरे, ओवर दिली चारागाह के ऊपर से, ली मीन्स होता है चारागाह, चारागाह के ऊपर से अपने आवास की तरफ, अपने घरों की तरफ चल देते हैं। द प्लोजमैन और किसान, प्लॉट्स जुताई करके, हिज बियरी वे अपने थके हुए कदमों से, होमवर्ड घर की तरफ चल देते हैं, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मेरे इस छोटे संसार को, एंड टू मी और मुझे, अंधेरे में छोड़ देते हैं, अर्थात किसी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है। द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, शाम के समय गिरजाघर की घंटियाँ मंद ध्वनि में बजती हैं, और तब द लोविंग हियर, रंभाते हुए पशुओं का समूह, विंड हवा के काल्पनिक कदमों के साथ कदम मिलाकर, स्लोली धीरे धीरे, ओवर दिल्ली चारागाह के ऊपर से अपने आवास की तरफ, घर की तरफ चलते हैं। द प्लोजमैन और किसान, प्लॉट जुताई करके, हिज बियरी वे अपने थके हुए कदमों से, होमवर्ड घर की तरफ चल देते हैं, एंड और मेरे संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़ देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। Beneath those rugged elms that yew trees said were heaps and took in many mouldering heaps, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। Beneath means नीचे, एल्म से ये एक तरह का पेड़ होता है, और यू जो है ये भी एक तरह का पेड़ होता है, अर्थात उन रग्ड मीन्स भद्दे, उन भद्दे एल्म के पेड़ के नीचे और यू ट्री की छाया में, होयर जहाँ पर, मैनी कई बर्बाद होती हुई, मोल्डिंग हीप मीन्स कई बर्बाद होती हुई ढेरों में, हीप्स उन ढेरों पर, द ट्रूफ सूखी घासें निकल आई हैं, घासें निकल आई हैं, अर्थात जहाँ कई बर्बाद होती हुई ढेरों पर, अर्थात कब्रों पर सूखी घासें निकल आई हैं। Each in his narrow cell forever laid the rude forefather of the hamlet sleep, और रूड मीन्स निर्धन, फोरफादर मीन्स पूर्वज, और वे हैमलेट छोटे गांवों के निर्धन पूर्वज, ईच इन हिज नैरो सेल्स अपनी सकरी कोठरियों में, अपनी सकरी कोठरियों में, अर्थात कब्रों में, इबर लेड हमेशा के लिए लेट गए हैं, स्लिप और चिर निद्रा में सो गए हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, उन भद्दे एल्म के पेड़ के नीचे और यू वृक्षों की छाया में, जहाँ पर कई बर्बाद होती हुई ढेरों पर, अर्थात कब्रों पर घासें निकल आई हैं, और छोटे गांवों के वे निर्धन पूर्वज अपनी सकरी कोठरियों में, अर्थात कब्रों में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। The breezy call of incense breathing more, the shallow twittering from the straw-billed seed, the clock's shrill, ये ए नहीं है, ये आपका यच है, ठीक है, मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई है।
shrill clock shrill clarion of the ensuing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न मतलब मॉर्निंग अर्थात सुबह की इंसेंस ब्रीथिंग ताज़ी मीठी सुगंधित हवा। इंसेंस ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? ताज़ी मीठी सुगंधित हवा। और ब्रीजी मीन्स भी क्या होता है? सुगंधित। और थॉमस ब्रीजी कहते हैं तब, चाहे वो सुबह की सुगंधित हवा की ब्रीजी कॉल सुगंधित पुकार हो, द सैल्यूट टिटरिंग फ्रॉम द स्टाबिल्ड सीड, और चाहे घास फूस से निर्मित, सैलोमिन से एक प्रकार की ये चिड़िया होती है, और चाहे वो सूखे घास फूस से निर्मित पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ हो, द क्लॉक्स ये आपका यच है, श्रिल क्लैरियन, और चाहे वो मुर्गों की तेज वाग हो, और इंसोइंग हॉर्न अथवा शिकारियों का बिगुल हो, अर्थात चाहे वो हो सुबह की सुगंधित हवा की सुगंधित पुकार हो, और चाहे वो सूखे पत्तों घासों से निर्मित पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ हो, अथवा चाहे वो मुर्गों की तेज वाग हो, और चाहे शिकारियों की बिगुल हो, नो मोर शैल रोज देम दियर लोली बेड, नो मोर कोई भी नहीं, देम उन्हें, फ्रॉम दियर लोली बेड उनके आरामदायक बिस्तर से रोज़ उठा सकता है। राइज मीन्स क्या होता है? उठाना। यहाँ पे ये दूसरी इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, इसलिए मीनिंग में थोड़ा डिफरेंट है। कोई दिक्कत इसमें? फिर से देख लीजिए एक बार। चाहे वो सुबह की सुगंधित हवा की सुगंधित पुकार हो, चाहे वो घास फूस से निर्मित पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ हो, और चाहे वो मुर्गों की तेज वाग हो, और चाहे शिकारियों की तेज बिगुल हो, नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, कोई भी उन्हें, अर्थात इनमें से चाहे जो हो, कोई भी उन्हें उनके आरामदायक बिस्तर से उठा नहीं सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूथफुल टॉयल, द होमली जॉय एंड डिसेंटी ऑफिसर्स, नॉर ग्रैंडियर शेयर बी द डिसेंडफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एम्बिशन, लेट नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी लोगों को, लेट नॉट नहीं चाहिए, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मोक खिल्ली उड़ाना, किसकी? देयर यूथफुल टॉयल, उनके उपयोगी परिश्रम का, अर्थात महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय, और उनके पारिवारिक घरेलू आनंदों का भी उनके घरेलू आनंदों का भी मोक खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एंड डिसेंटी ऑफिसर, और ना ही उनके भाग्य की खिल्ली उड़ानी चाहिए, मतलब उनका मजाक बनाना चाहिए। नार ग्रैंडियर हियर बी द डिसेंडफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और ना ही उन गरीब लोगों के छोटे और साधारण एनल्स जीवन शैली को एक घृणित मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। अर्थात महत्वाकांक्षी लोगों को उनके यूजफुल उपयोगी परिश्रमों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, और ना ही उनके पारिवारिक आनंद की खिल्ली उड़ानी चाहिए, और ना ही उनके भाग्य पर हंसना चाहिए, और ना ही उन गरीब निर्धन लोगों के छोटे और साधारण जीवन को विद अ डिसेंडफुल स्माइल, एक घृणित मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द बोस्ट ऑफ हियरली, द पोम ऑफ पावर एंड द ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ हिवर गेव, ए वाइस्ट लाइक डेथ इनविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द बोस्ट ऑफ हेडली, और हेडली में उच्च कुल में जन्म लेना, बोस्ट में घमंड,
और उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड और पोम्प ऑफ पावर, और उनके प्रदर्शन की अर्थात उनके सामर्थ्य की शक्तियाँ जो हैं, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सभी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ ही गेव, और उन सभी धन को जो उन्होंने कमाया है। लास्ट लाइन, द पाथ ऑफ ग्लोरी, वे सभी कीर्ति के रास्ते लीड, कुछ दूर तो जाते हैं बट लेकिन टू द ग्रेव, कब्र में जाकर दफन हो जाते हैं, क्योंकि अवाइस्ट लाइक डेथ इनविटेबल आवर, क्योंकि ये टी जो लिखा है डेथ है, क्योंकि मृत्यु का इनविटेबल बुलावा सभी के लिए एक समान होता है, इसलिए उन्हें उच्च कुल में जन्म लेने पर अथवा अपनी शक्तियों पर अथवा अपनी सुंदरता पर अथवा अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी रास्ते कुछ दूर तक तो जाते हैं लेकिन कब्र में जाकर दफन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको पढ़ लिया और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।